हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर है अब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियरगेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टोरेज मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, है ना, और हम इसमें पढ़ेंगे मास स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपके जो यूजीसी नेट का पार्ट है। तो सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ मास स्टोरेज स्ट्रक्चर, है ना। तो आप जानते हैं कि द बल्क ऑफ स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड बाय एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। आप बोलते हो उसको हार्ड डिस्क बोलते हो, डायरेक्टली ड्राइव्स नहीं बोलते हम जनरली। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसको हम कहते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये हम फिजिकली अलग से लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ये एचडीडी मूविंग हेड डिस्क है। देखो, हार्ड डिस्क जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा असेंबली है। अब ये जो पूरा है ये ट्रैक है। ठीक है, ये क्या है? ट्रैक है, ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको ये सेक्टर्स है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये स्पाइंडल्स है, ठीक है, जिसपे हमारी जो हार्ड डिस्क घूमती है। ठीक है, और यहाँ पर एक रहता है रीड राइट हेड। तो जब इस पे आएगा तो ये वाला जो सेक्टर अगर इस पे है तो हम जनरली इस वाले सेक्टर पे हमारा डेटा रहता है, तो हम उसको रीड या राइट करते हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर सिलेंडर्स होता है इस टाइप से, और ये जो होती है इसको हम प्लेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्लेटर, ये हो गई हमारी ट्रैक। ठीक है, और ये जो इसमें ट्रैक के अंदर छोटे छोटे सेक्टर होते हैं। ठीक है, और ये एक रोटेशन पे घूमती रहती है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। अब हम बात करते हैं बेसिक मैकेनिज्म की, कि हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसलेट करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को लॉजिकल स्टोरेज में। मतलब हम किसके थ्रू करते हैं? बाय मैपिंग। ठीक है, एड्रेसिंग या मैपिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। जनरली हम एचडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इच डिस्क प्लेटर हैज अ फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक अ सीडी। इसलिए मैंने आपको डायग्राम बता दिया क्योंकि सारी चीजें इसमें क्लियर है। अब आप जानते हैं कि एक रीड राइट हेड होता है जो फाइल्स पे होता है, और आप उसको हर एक प्लेटर पे वो रहता है ना। जैसे कि ये हमारी प्लेटर्स है, तो डिफरेंट प्लेटर पे, हर एक प्लेटर पे अपना एक रीड राइट हेड होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने ये चीज एक्सप्लेन करी है। जो हेड होता है उस पे एक डिस्क आर्म होती है टू मूव ऑल द हेड्स ऑफ यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि जो आर्म होती है यहाँ पर, तो ये मूव करती रहती है। ठीक है, ये लाइक दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। द सरफेस ऑफ प्लेटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्स थी छोटी थी, मैंने आपको बता दिए पहले ही। और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे ये रहते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, द सेट ऑफ ट्रैक्स इज गिवन ऑफ आर्म पोजिशन मेक अ सिलेंडर। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, इससे मैं इसमें ज्यादा नहीं फोकस कर रही हूँ। Now, I will talk about कि the transfer rate is the rate of data flow between the drive and computer। अब जो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर रेट क्या होता है? तो जो डेटा फ्लो करता है ड्राइव और कंप्यूटर के बीच में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर रेट। क्लियर है? अनोदर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पोजिशनिंग टाइम्स और रैंडम एक्सेस टाइम जो होता है वो कंसिस्टिंग टू पार्ट्स में होता है, लाइक सीक टाइम और एक होता है लेटेंसी टाइम। तो सीक टाइम क्या होता है? द टाइम इज नेसेसरी टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर, है ना। हम किस उस डिजायर्ड सिलेंडर पे हम कब पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। सीक मतलब क्या होता है? ढूंढना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड, कि आप इसको याद रखिए, सीक से मतलब ढूंढना, यानी हमको हम जो डिजायर, हम जो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड की सिक टाइम, है ना। और द टाइम नेसेसरी फॉर डिजायर्ड सेक्टर्स एंड रोटेशन ऑफ डिस्क हेड इज कॉल्ड द रोटेशन लेटेंसी। ठीक है, तो जहां पर हम जिस सेक्टर पे, जो छोटे छोटे सेक्टर मैंने आपको बताया जो हम ट्रैक के अंदर देखते हैं, हम उस सेक्टर तक पहुंच गए तो दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल लेटेंसी, क्योंकि रोटेट होती है, आप समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक एचडीडी का जो है दे रखा आपको, ये पूरा है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव है, इस टाइप से होता है ये। और यहाँ पर ये जो रीड राइट हेड है आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये जो प्लेटर है पूरी, ठीक है, तो रियल में एक्चुअली में ऐसी होती है, बट अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो जो मैंने ऊपर आपको बताया वो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। Disc platter are coated with a thin protected layers. Head will be sometimes damage a magnetic surface। जो डिस्क प्लेटर्स होती हैं वो एक थीन प्रोटेक्टिव लेयर से होती है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ अगर डैमेज हो जाए मैग्नेटिक सरफेस की वजह से, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। दिस एक्सीडेंट इज कॉल्ड द हेड क्रैश। इसको हम हेड क्रैश भी बोल सकते हैं, अगर कभी मैग्नेटिक सरफेस के थ्रू जो क्रैश होता है, दैट इज कॉल्ड द हेड क्रैश, है ना। और ये हेड क्रैश इजीली रिपेयर भी नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ यहाँ से डेफिनेशन कि भाई हेड क्रैश क्या होता है। तो हेड क्रैश क्या होता है? जो डिस्क प्लेटर पे जो कोटेड लेयर्स होती है, अगर वो क्रैश
क्रैश हो जाती है थ्रू मैग्नेटिक सरफेस, दैट इज कॉल्ड द हेड क्रैश। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये चीज याद रखें, क्योंकि देखो मैं इसीलिए आपको ये चीजें बता रही हूँ जो हाईलाइटेड है, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आगे आप इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो थ्रू रेड प्रोटेक्शन, है ना, आप रेड प्रोटेक्टेड रेड लेवल्स पढ़ोगे अलग अलग, तो यहाँ पर आप उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अदर टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया क्या हो सकती है, रिमूवेबल हो सकती है, लाइक सीडी हो गया, डीवीडी और ब्लू रेज, है ना, ये आप पहले के टाइम पे यूज करते थे, जनरली वी आर नॉट यूजिंग नाउ डेज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल हम पेन ड्राइव यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। अब डिस्क ट्रांसफर रेट की बात करते हैं, तो एज ए मेनी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग पब्लिश परफॉर्मेंस नंबर ऑफ डिस्क आर नॉट द सेम एज द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा है कि अगर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ नंबर जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। स्टेट ट्रांसफर रेट इज ऑलवेज हायर होता है इफेक्टिव ट्रांसफर रेट से। तो देखो जनरली जो ये पॉइंट मेन है कि स्टेट ट्रांसफर रेट जो होता है वो हायर होता है ना। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हायर होता है, लोअर होता है, लेस होता है ना, वॉट एवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आप समझ सकते हैं एनवीएम हम इसको बोलते हैं, इज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। आप समझ सकते हैं एनवीएम डिवाइसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल होते हैं रदर देन मैकेनिकल। ठीक है, अब सबसे पहला आता है फ्लैश मेमोरी, जैसे कि इट इज बेस्ड ऑन द एनवीएम यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। हम आजकल यूज करते हैं लाइक डिस्क ड्राइव में, लाइक अ कंटेनर। ठीक है, जहां पर आप क्या रख सकते हो, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, है ना, एचडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव जहां पर मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होते हैं जस्ट उसमें। आप एक यूएसबी के फॉर्म में भी डेटा को रख सकते हो, जहां पर आप इसको थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी बोलते हो। तो देखो थंब ड्राइव मतलब क्या कि हमारे नाखून मतलब अंगूठे के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड द थंब ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हम इसको डायनेमिक स्टिक भी बोलते हैं। डायनेमिक स्टिक मतलब रन टाइम पे चलने वाली, जब हम उसको इंक्लूड करेंगे, जब हम उसको अटैच करेंगे तब वो चलेगी। It is also surface mounted on the motherboards as a main storage in the devices like a smartphone। ठीक है, तो ये जो सरफेस माउंटेन भी होती है लाइक मदरबोर्ड्स में भी होती है, हम मेन स्टोरेज में भी इसको कह सकते हैं कि हम मतलब लगा सकते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इस टाइप की दिखती है, रियल में भी आपने इसको देखा होगा कंप्यूटर में, मतलब हार्ड हार्ड जो हम यूज करते हैं सीपीयू उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक्चुअली में तो है बट इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी आप जानते हैं, अगर हमारी लाइट चली गई या फिर लाइट ऑफ हो गई तो हमने जो डेटा सेव किया है वो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली रैम ड्राइव्स आप समझते हैं, इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, है ना। एक्ट एज अ सेकेंडरी मेमोरी drives that curves out of storage is DRAM। ठीक है, मतलब DRAM इज अ सेकेंडरी मेमोरी, एक तरीके से हम इसको सेकेंडरी टाइप से भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट इट टू रेस्ट systems with storage device, these drives are used for raw block devices but more commonly file system created to standard file। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली इसका इतना कोई सेंस नहीं है, बट अगर हम ड्राइव्स की बात करते हैं तो एक प्रकार का रो ब्लॉक डिवाइसेस होता है, जहां पर हम कहाँ पर यूज करते हैं जनरली फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए या फिर फाइल ऑपरेशंस को रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रैम ड्राइव्स इज द वोलेटाइल मेमोरी, आप ये चीज समझ सकते हैं इजीली, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक टेप्स आप देख जानते हैं, मैग्नेटिक टेप्स कब यूज करते हैं हम, अर्ली सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पहले के टाइम पे। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑब्वियसली होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, क्योंकि मैग्नेटिक ड्राइव से मैग्नेटिक टेप्स है ना। एक्सेस टाइम इज स्लो, आप जानते हैं इसमें हमारे पास एक रील्स होती थी पतली सी। ठीक है, मेन स्टोरेज और इसका जो टाइम था एक्सेस करने में बहुत वक्त लगाती थी। ठीक है, ये इस टाइप से मैग्नेटिक ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज कनेक्शंस मेथड, हम किस टाइप से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सेकेंडरी स्टोरेज को कनेक्ट करने के लिए हम सिस्टम बस के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इनपुट आउटपुट बस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सेवरल काइंड ऑफ बस होती है लाइक एडवांटेज टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट आटा, साटा, ई साटा, है ना, ये सारी चीजें जस्ट इसको जनरली जैसे कि एटीए मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अब सीरियल एटीए यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा, यानी साटा भी हम इसको बोलते हैं। ई साटा मतलब क्या हो जाएगा, सीरियल अटैचमेंट एससीएसआई एसएएस। ठीक है, यूनिवर्सल बस यूएसबी, आप इसको फुल फॉर्म याद रखें, जरूरी इंपॉर्टेंट है। फाइबर चैनल्स, ठीक है,
द ट्रांसफर रेट ऑन द बस आर कैरिड आउट ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस आर कंट्रोलर। जो ट्रांसफर रेट्स होती है, ट्रांसफर्स होते हैं जो कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, कंट्रोल्स के द्वारा, ठीक है। होस्ट बस एडाप्टर एचबी हम इसमें यूज करते हैं। होस्ट कंट्रोलर क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है जो बस के एंड में होता है, ठीक है। और डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, हर एक स्टोरेज डिवाइस के लिए बना होता है। ऑब्वियसली इसके नाम में स्पष्ट है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि कंट्रोलर को हम एक और क्या बोलते हैं, होस्ट बस एडाप्टर्स, एचबीए। आगे बढ़ते हैं, एड्रेसिंग मैपिंग समझ लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर एड्रेस्ड एज ए लार्ज वन डायमेंशनल एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स। आप जानते हैं स्टोरेज डिवाइस किसके थ्रू एड्रेस्ड होते हैं, लॉजिकल ब्लॉक्स। और जहां पर लॉजिकल ब्लॉक्स जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ ट्रांसफर्स की, ठीक है। हर एक लॉजिकल ब्लॉक जो होता है वो फिजिकल सेक्टर या सेमीकंडक्टर से मैप होता है। देखो सेमीकंडक्टर पेज या फिर फिजिकल सेक्टर की हम बात करते हैं ना, तो ये किससे मैप होता है, लॉजिकल ब्लॉक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके विपरीत बात करें या अल्टरनेटिवली बात करें डिस्क रोटेशन स्पीड की, तो इट स्टे कांस्टेंट, है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इन द केस ऑफ डेंसिटी बिट्स, डेंसिटी की बिट्स जो होगी वो डिक्रीज होगी फ्रॉम इनर ट्रैक टू आउटर ट्रैक, यानी कि इनर से अगर हम बाहर से अंदर की ओर मतलब बाहर से अंदर से बाहर की ओर यानी इनर से आउटर की ओर जा रहे हैं तो हम डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। टू कीप द डेटा रेट कांस्टेंट, है ना, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। और दिस मेथड इज यूज्ड टू हार्ड डिस्क इज नॉन एज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट मतलब क्या, आप फिक्स कर रहे हो कुछ चीज, और क्या फिक्स कर रहे हो हम भाई, एंगुलर वेलोसिटी। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस केस में, तो यहां से लेके ये पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिस्क रोटेशन स्पीड की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट रखेंगे उसको किस केस में, जब हम डेंसिटी मतलब बिट्स ऑफ डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वॉट जो इसमें डिक्रीज दे रखा है ना। और कहाँ से, इनर से आउटर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव शेड्यूलिंग, है ना। तो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड ड्राइव्स है वो कैसे एफिशिएंटली वर्क करे, ठीक है। मिनिमाइज एक्सेस टाइम और मैक्सिमाइज डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ, ये हमारे हार्ड डिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना होता है कि हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है एक्सेस टाइम को, मैक्सिमाइज करना है डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ को, ठीक है। सिक टाइम क्या होता है, सिक टाइम वो टाइम होता है जब हम डिस्क आर्म मूव्स हेड द सिलेंडर कंटेनिंग डिजायर्ड सेक्टर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, वह टाइम होता है जहां प्लेटर या रोटेट मतलब जिस डिजायर्ड सेक्टर पे हम हेड पर हमारा मूव करें, ठीक है। अब बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ वो होता है द टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट रिक्वेस्ट। मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ बाइट है ना डिवाइडेड बाय, आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रिक्वेस्ट प्लस लास्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है, बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ का आपको जो डेफिनेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, आपको याद रखना है। We can improve both access time and bandwidth by managing order of input output request। आपको bandwidth को भी मैनेज करना है, access time को भी मैनेज करना है। बी रिमेंबर रहे, देखो access time हमें डिक्रीज करना है, ऑलवेज मिनिमम एक्सेस टाइम, और बैंडविड्थ हमेशा इंक्रीजिंग यानी कि मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेनेवर जब आप प्रोसेस इनपुट आउटपुट की बात करते हो फ्रॉम डिराइव से, इट इशू अ सिस्टम कॉल्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली, है ना, हम सिस्टम कॉल करेंगे। द रिक्वेस्ट स्पेसिफाई सेवरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ वेदर इट्स ऑपरेशन इज इनपुट और आउटपुट, हमको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए। द ओपन फाइल हैंडलिंग इंडिकेटिंग द फाइल ऑपरेट टू ऑन, है ना, जब हम ओपन फाइल हैंडलिंग की बात करें तो वो फाइल को ही ओपन करे, ठीक है। व्हाट द मेमोरी एड्रेसिंग ऑफ द ट्रांसफर इज, तो क्या मतलब कौन सी मेमोरी को वो ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, या फिर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। The existence of queue of request of device that can be performance optimized by avoiding head 6 allowed to device drivers। देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम क्यू रखेंगे तो वो रिक्वेस्ट, क्योंकि कौन सी रिक्वेस्ट कब आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, हम अवॉइड करेंगे क्या कि हेड सिक अलाउ टू, मतलब जैसे मान लो मैंने कोई रिक्वेस्ट करी और हम अभी उसको अलाउ नहीं कर सकते, तो आपको उस क्यू को ऑर्डर को मैनेज भी करना है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, है ना, वी नीड इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप जानते हैं कि हम किस तरीके से क्यू को मैनेज करेंगे, उसके लिए हम कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं।
तो सीपीयू के थ्रू ये सारी हैंडल की जाती है। तो देखो सबसे पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। ठीक है, सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, आपको पता है, आपने अगर आपने डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ी है उसमें भी सेम चीजें रहती हैं ना, तो कॉमन है। ठीक है, ये इंटेंसली फेयर है बट डज नॉट प्रोवाइड द फास्टेस्ट सर्विस, क्योंकि अगर मान लो कि मेरी जो रिक्वेस्ट है 14 यहाँ पर है, ठीक है, अब पहली रिक्वेस्ट किसकी 19 है, 98 की। ठीक है, 98 ने रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन जो मेरी छोटी रिक्वेस्ट थी 14 वो कितनी लेट पे हो रही है, उससे पहले सबसे बड़ी रिक्वेस्ट भी आ रही है। सो ये 14 को सबसे लेट सर्विस दे रहा है ना, इसको 14 को सबसे पहले देना चाहिए। सो यहाँ पर एक इशू हो रहा है कि ये फास्टेस्ट सर्विस नहीं देती है। ठीक है, तो इस मेथड को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये जो दे रखा है, ठीक है, वैसे तो इसका डायग्राम नीचे गिवन है, बट मैं अभी आपको यहाँ पे जनरली आइडिया दे रही हूँ कि जैसे आपको ये गिवन है तो आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे। हम हर एक शेड्यूलिंग में इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के क्रम में, लाइक 14 सबसे पहले आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया है ऑलरेडी, फिर 37, 65, 67, 98, 122, 124 और 183 है ना, सो ऑन। तो ये क्या हो गया, छोटे से बड़े के क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बन गया। अब आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, तो हमने इसको बढ़ते छोटे से बड़े के क्रम में लगाया। जनरली 0 से लेके 199 तक होता है। मान लो कि मेरा हेड कहाँ पर है, हेड वो आपको देगा 53 पे है, तो मान लो कि मेरा हेड 53 पर है यहाँ पर। ठीक है, अब पहली रिक्वेस्ट क्या है 98, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो पहले 98 पे मूव करेगा। इसको सर्व कर दिया, अब आगे 183, तो 183 कहाँ पर है, यहाँ पर, जबकि पहले वो 14 को देना था, बट उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो चलेगा। थर्ड रिक्वेस्ट क्या है 37, 37 का यहाँ पर है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब फोर्थ रिक्वेस्ट क्या है 122, तो 122 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ गई। अगेन 14 है, 14 यहाँ पर, 124 यहाँ पर, और 65 यहाँ पर, और 66, 67 यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम कमिंग, वहां पर आप उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। ठीक है, और जनरली फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन हम उसको डिफरेंट जो क्वेश्चंस वगैरह में समझेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी अगर फिर मैं आपको बताऊंगी तो फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अभी हम जनरली सिर्फ इसका आइडिया समझ रहे हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हम आते हैं स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होती है वो स्टार्ट करती है एक एंड पे और मूव करती है अदर एंड पे। ठीक है, सिंपली हम पूरा एक एंड तक जाएंगे और फिर अदर एंड पे आएंगे। ठीक है, और आपको ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अदर एंड पे एट द अदर एंड डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट इज रिवर्स। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जाऊंगी, फिर मैं अब रिवर्स के अदर डायरेक्शन में मूव करूंगी, तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स, है ना। और सर्विसिंग कंटिन्यू सर्विस करती जाएगी। ठीक है, स्कैन्स बैक फोर्थ ऑफ डिस्क द स्कैन एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं, एलिवेटर भी कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क आर्म बिहेव्स लाइक एलिवेटर ऑफ द बिल्डिंग। आप कैसे जान सकते हो कि पहले बिल्डिंग क्या करती है, सारी रिक्वेस्ट यानी कि पहले अप की तरफ जाएगी पूरी, ठीक है, सब, और फिर वापस रिवर्स की तरफ आती जाएगी। ठीक है, तो पहले पूरी अप तक जाती है और फिर धीरे धीरे करके नीचे वाली रिक्वेस्ट को सर्व करती है। तो इसका भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, लाइक दिस, है ना। तो जैसे आपको ये वापस से दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेके 199 तक आपने वापस असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा कि आप किस साइड मूव कर रहे हो, आपको सबसे छोटे की तरफ जाना है या बड़े की तरफ, तो ये चीज गिवन रहेगी। तो आप 53 से लेके बिल्कुल एंड तक यानी कि 0 तक मूव करोगे, एंड देन आप रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स कर जाओगे और आप मूव ऑन करते जाओगे। मतलब हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट को सर्व करना है, क्योंकि लास्ट रिक्वेस्ट हमने क्या सर्व करी थी 53। अब नेक्स्ट जो इसकी जस्ट बाद वाली 67, 65, 67, 98 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमारी जो स्कैन एल्गोरिथम है कि एक डायरेक्शन में जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक 0 तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, एंड देन रिवर्स उस डायरेक्शन पे बढ़ेगी और उसके एंड तक मूव करेगी, और लास्ट यहाँ 199 तक सर्व नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। ये जस्ट उससे एक पहले रिक्वेस्ट तक सर्व करेगी, जो हमारी मेन रिक्वेस्ट होगी वहां तक। ठीक है, तो रेंज को हमको टच नहीं करना है इसमें, बी केयरफुल इट इज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द स्कैन और एलिवेटर एल्गोरिथम। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारी सी स्कैन एल्गोरिथम। ये पूरी ही वेरिएंट है हम कह सकते हैं, या फिर उसका वेरिएशन है किसका, स्कैन एल्गोरिथम का। सी स्कैन मतलब सर्क्यूलर स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, यूनिफॉर्म वेट टाइम के लिए। लाइक स्कैन और सी स्कैन मूव फ्रॉम हेड ऑफ वन एंड। आप जानते हैं हम अदर सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब इसमें क्या होगा, देखो इसकी ट्रिक बताती हूँ कि लाइक
इसके बीच में डैश है। तो जब हम इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो आप पहले इसको रिक्वेस्ट को सर्व करोगे, है ना, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट सर्व करते जा रहे हो। अब हम जब इसको रिवर्स में मूव करेंगे तब हम इसको सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वापिस से जब ये इस डायरेक्शन में आएगी तभी हम इसमें सर्व कर पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट कब सर्व करती है, जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सी स्कैन का एक ये फंडा है, हम कह सकते हैं। जब हेड रीचेस टू अदर एंड इमीडिएटली रिटर्न टू बिगिनिंग, है ना, जब हेड एक एंड पे जाता है तो वो इमीडिएटली एक वापिस अदर एंड पे आता है और फिर वापिस वो बिगिनिंग पे आएगा और फिर हमारी रिक्वेस्ट, बची हुई रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी स्कैन एल्गोरिथम आपको ये गिवन है, लाइक हमने सबसे पहले अगेन से सेम 0 से लेके 199 तक आपको गिवन है। अब इसके सारी सेंडिंग ऑर्डर में आपने अगेन से जमा लिया। आपको 53 हेड मूवमेंट दे रखा है। यहाँ पर भी आपको गिवन रहेगा कि आपको लार्जर साइज बढ़ना है या स्मॉलर साइज। आप मूव करते जाओगे, है ना, सर्व करते जाओगे, ठीक है। आप रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हो लाइक दिस, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट सर्व करते, अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्कैन में क्या कर रहे थे कि बची हुई रिक्वेस्ट को सर्व कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जब वापिस आएंगे तभी हम रिक्वेस्ट को सर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, ये इसका फंडा है। और जो आपको मैं सी स्कैन का एक बता रही थी, लाइक कि अगर हम यहाँ पर बात करें सी स्कैन, तो सी और इसके बीच में डैश है, ठीक है। तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हो कि डैश मतलब आप याद रखना कि इसके बीच में एक डैश टाइप होगा, ठीक है। तो ये एक मूव एक दूसरी साइड बढ़ेगी तो वो उस टाइम पे रिक्वेस्ट सर्व नहीं करेगी, है ना। तो ये सारी सी स्कैन की फीचर्स हैं। अब इसका जो मेन फंडा क्या है कि ये सीक टाइम को मिनिमाइज करती है, जो हमें चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन सी एल्गोरिथम सीक टाइम को मिनिमाइज करती है, दैट इज कॉल्ड द सी स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है। एज्यूमिंग द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ऑफ स्टोरेज इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पर प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, हर एक पर प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझते हैं। द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जस्ट डिस्कस बाय मैकेनिकल प्लेटर्स बेस्ड ऑन द एचडीडी, ठीक है। हमने अभी तक जो भी सारी चीजें देखी वो एचडीडी पे बेस्ड थी, ठीक है। हमारा जो इसमें क्या था कि मिनिमाइज करना डिस्क हेड मूवमेंट, जितने मूवमेंट कम होंगे उतना एक्सेस टाइम कम होगा और उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एनवीएम डिवाइसेस जो होती है वो उसमें कोई मूविंग डिस्क हेड नहीं होती है, ठीक है। इट्स कॉमनली यूज सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जैसे कि लाइनक्स में हम नूप शेड्यूलर यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइनक्स में हम कौन सा शेड्यूलर यूज करते हैं जो एफसीएफएस पॉलिसी को यूज करता है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मॉडिफाई इट मर्ज एडजसेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट कैन अकर सिक्वेंशियली और रैंडमली। इनपुट आउटपुट जो है वो जनरली क्या होता है, सिक्वेंशियली या रैंडमली भी यूज कर सकते हैं। सिक्वेंशियली थोड़ी ऑप्टिमल होगी फॉर मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक एचडीडी और टेप, बिकॉज डेटा रीड और राइट इज नियर टू रीड राइट हेड, है ना। एचडीडी और टेप में हम जब बात करते हैं तो डेटा जो होता है वो रीड या राइट कर सकता है क्योंकि वो उसके हेड मूवमेंट के बिल्कुल नियर होता है। रैंडम एक्सिस इनपुट आउटपुट, जहां पर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड IOPS को यूज करते हो। आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन वी मेजर इट, है ना। तो इसके थ्रू आप यूज कर सकते हो IOPS। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एचडीडी डिस्क हेड मूवमेंट नेचुरली, अगर हम रैंडम एक्सिस की बात करते हैं तो वो फास्टर होती है एनवीएम से, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये हम एक्सटर्नली कनेक्टेड करते हैं। एचडीडी कैन बी प्रोड्यूस 100 ऑफ IOPS। IOPS मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। वाइल एचडीडी जो है वो 100 ऑफ 1000 IOPS कंप्लीट करती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, एसएसडी और एचडीडी में, ठीक है। सो यहाँ पे ये, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक वे है इंप्रूव करने का लाइफ स्पेन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनवीएम, दैट इज की फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन, जहां पर फाइल जो है डिलीटेड सो दैट डिवाइस आर इरेज, ब्लॉक ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड। देखो, जब हम फाइल को डिलीट कर देंगे तो वो उस ब्लॉक से उसको इरेज कर दें, जिससे क्या होगा, स्टोरेज हमारे पास ज्यादा होगी और हमारा परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा। तो ये लाइफ स्पेन एक तरीका है इंप्रूव करने का, ठीक है। The creation of input-output request not by applications but NVM devices doing garbage collection and space management. Input-output request जो होती है वो एक एप्लीकेशन के द्वारा नहीं होती है, बट किसके द्वारा हो सकती है, NVM डिवाइसेस की, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन या स्पेस को मैनेज करना, राइट एम्पलीफिकेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटली इम्पैक्ट ऑन द राइट परफॉर्मेंस डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस पे इम्पैक्ट करती है, राइट परफॉर्मेंस पे।
जब हम इसमें कुछ भी राइट करेंगे, डेटा सेव करेंगे, तो ये परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन करेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, टाइम लेगी। सेवरल एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट आर ट्रिगर्ड विद ईच राइट रिक्वेस्ट ना, एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट ट्रिगर्स यूज करेगी जब हम राइट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो होती है वो फंडामेंटल जो थिंग होती है हम जिसमें पढ़ते हैं, लाइक कंप्यूटिंग हो गया, मेमोरी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली इसको पढ़ते हैं। एरर डिटेक्शन मतलब क्या होता है, तो जब प्रॉब्लम अकर होती है और आप उसको डिटरमाइन करते हो, डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। डी रैम, लाइक डी रैम स्पॉन्टेनियसली चेंज कर देता है, लाइक 0 से 1। डी रैम मतलब क्या, डायनेमिक रैम, है ना। 0 से 1 या 1 से भी, अब बिट्स है भाई, चेंज हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल, है ना। बाय डिटेक्टिंग द इशू सम सिस्टम्स कैन हॉल्ट एन ऑपरेशन बिफोर एरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम हॉल्ट, मतलब सिस्टम हमारा हॉल्ट करेगा एरर अकर होने से पहले, ठीक है। तो मेमोरी सिस्टम्स हैव लॉन्ग डिटेक्ट सर्टेन एरर बाय यूजिंग पैरिटी बिट, हम पैरिटी बिट के थ्रू भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम 1 कब सेट करेंगे, जब पैरिटी हमारी 0 होगी, मतलब जब हमारे पास सारे 1 इवन होंगे तब हम पैरिटी 0 सेट करेंगे, और ऑड होगी तो हम पैरिटी 1 सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली ये चीजें होती है, आप याद रखें, जनरली इतना डिटेल में नहीं होता है, ठीक है। ए डबल बिट एरर माइट गो अनडिटेक्टेड, ठीक है। डबल बिट एरर क्या होती है, क्योंकि जब आप अगर मान लो कि आपके पास अगर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल अगर बिट की बात कर रहे हैं, तब आप कौन सी पैरिटी बिट्स को यूज करोगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास 2 बिट चेंज हो गई, तब क्या करोगे, तो ये थोड़ा सा अनडिटेक्टेबल होता है। नोट दैट पैरिटी इज नॉट इजीली कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सोर exclusive or also not for every byte of memory we now need to extra bit of memory store in parity। जब आपके पास 2 बिट चेंजेस होगी तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमारा सारा खेल किस पे चलता है कि अगर आपके पास एक मतलब 1, अगर 1 इवन नंबर है तो हम पैरिटी 0 रखेंगे, और 1 अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो हमारा खेल पूरा 1 पे डिपेंड करता है। अगर 1 और 0 या 2 1 चेंज हो गए तो, या फिर 2 0 चेंज हो गए तो फिर पूरा मतलब पूरी जो चीज है, पूरी जो हमारी जो बिट्स है रेफरेंस स्ट्रिंग है, वो पूरी बदल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज वाई कि ये एफिशिएंट नहीं है जब 2 बिट या डबल बिट एरर आता है, ठीक है। तब हम थोड़ा एक्सोर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ ना, वी कांट यूज इट। पैरिटी इज द वन ऑफ फॉर्म ऑफ चेकसम, है ना, चेकसम का एक फॉर्म कह सकते हैं हम, जहां पर आप जानते हैं कि हम सारी बिट्स का चेकसम करके रिसीवर को सेंड करते हैं, फिर वो भी अपने एंड पे सारे चेक करता है, तो जब वो उसके पास भी सारी बिट्स 0 आती हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ, ठीक है। सो एक चेकसम एक मेथड है जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक कंप्यूट करता है, स्टोर करता है, कंपेयर करता है, मैंने आपको बता दिया, एक फिक्स्ड लेंथ वर्ड्स से, ठीक है। अनदर एरर डिटेक्शन मेथड जो होती है वो सीआरसी यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी सीआरसी होती है, जहां पर आपके पास आपके पास डेटाज होता है ना, और फिर आप उसमें जो भी हमारे पास हम उसमें डिवाइडेशन यूज करते हैं, ठीक है, विच यूजेस हैज फंक्शन टू डिटेक्ट द मल्टीपल एरर। तो मल्टीपल बिट एरर के लिए हम इसको यूज करते हैं। अन एरर करेक्शन कोड, अब देखो डिटेक्शन की बात होगी भाई, हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट करने के लिए पहले डिटेक्ट करना ही सही नहीं है, हमको करेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। करेक्शन इज डन बाय यूजिंग एल्गोरिथम एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। आपको अगर करेक्ट करना है तो आपको एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी, साथ में आपको स्टोरेज का भी है ना जरूरत होगी। द कोड इज वेरी बेस्ड ऑन हाउ मच एक्स्ट्रा स्टोरेज दे नीड एंड हाउ मेनी एरर्स दे आर करेक्ट, कितनी बिट चेंज हुई है, कितनी स्टोरेज नीडेड है ना, कितना को करेक्ट करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड बेस्ड ऑन इट, ठीक है। इट कैन रिपोर्ट एज अ रिकवरेबल सॉफ्ट एरर, है ना। तो ये हम किस पे डिपेंड कर सकते हैं, अगर सॉफ्ट एरर होती है तो वो इजीली रिकवरेबल होती है। टू मेनी चेंजेस अकर इन ईसीसी यानी एरर करेक्टिंग कोड कैन नॉट करेक्ट एरर, ठीक है। अननॉन करेक्टेबल यानी कि हार्ड एरर अगर हार्ड एरर होती है वो करेक्ट नहीं हो पाती है। कंट्रोलर ऑटोमेटिकली डज द ईसीसी प्रोसेसिंग वेयर द सेक्टर और पेज इज रीड और राइट। सो यहाँ पर अगर हम कंट्रोलर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करती है, ईसीसी यानी कि एरर करेक्टिंग कोड यूज करती है और रीड राइट हेड को यूज करती है, ठीक है। सो यहाँ पर जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसीलिए हम ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही, ठीक है, हार्ड डिस्क को मैनेज करना, ये सारी चीजें करना। अब हार्ड डिस्क में अगर एरर आ जाती है तो वो कौन मैनेज करता है, तो वो कौन करता है, हमारा
एरर करेक्टिंग कोड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी मेथड यूज करते हैं जिसको हम आर्किटेक्चर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।